मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार। रात के 9:30 बज चुके हैं और मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी हाजिर हूं आज का दृष्टिकोण लेकर। दृष्टिकोण यानी दिन भर की खबरें और उस पर मेरा विश्लेषण। खबरें ज्यादा, विश्लेषण कम। शुरुआत आज मैं कर रहा हूं अर्थव्यवस्था की खबर से। भारत का जो एक्सपोर्ट है यानी निर्यात है अमेरिका को, वो 15.5% बढ़ गया है। ये कब का आंकड़ा, यानी अगर सितंबर 2019 के मुकाबले सितंबर 2020 का आंकड़ा देखें तो अमेरिका को जो हम निर्यात करते थे वो 15.5% बढ़ गया है। अगर हम कहें कि उनसे जो हम आयात करते थे अमेरिका से, उसकी क्या स्थिति है, तो वो 34.3% वो गिर गया है। तो ये समझना बहुत जरूरी है और भारत सरकार ने ये आंकड़े जारी किए हैं। अगर हम चीन के साथ बात करें, क्योंकि हम भारतीयों को बड़ी चिंता तो चीन की है। अभी भी कुछ भी मंगाओ, ये ई कॉमर्स वेबसाइट से या कुछ भी मंगाते हैं आप, तो उस पर जो ओरिजिन कंट्री है वो चाइना ही दिखती है। घूम टहल के कहीं कहीं से आ रहा होता है लेकिन चाइना ही दिखता है। भारत का जो निर्यात है अप्रैल से सितंबर 2020 के दौरान चाइना को जो निर्यात है वो 26.3% बढ़ा है और जो आयात है वो 24.5% घटा है। लेकिन अब इसको जरा समझिए कि जब हम आयात ये पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष का है। अगर हम आयात घटने की जब बात कर रहे हैं तो आयात 24.5% घट कर भी $27.4 बिलियन है। और जब हम निर्यात बढ़ने की बात कर रहे हैं तो 26.3% निर्यात बढ़कर भी $10.6 बिलियन है। तो अभी भी स्थिति ये बराबर करने में, ये ट्रेड इंबैलेंस बराबर करने में बहुत समय लगने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन उनसे बातचीत की और मूल जो मुद्दा था कि जो चाइनीज वायरस के बाद का विश्व है, पोस्ट कोविड वर्ल्ड, उसमें जो दोनों देशों के बीच में स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको कैसे आगे बढ़ाएं। जाहिर है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा कारोबारी है, उसके अलावा दूसरे सामरिक और दूसरे समझौते भी शामिल हैं। दोनों नेताओं ने जो विश्व में चल रहा है उसकी समीक्षा की, कैसे एक दूसरे को ठीक कर सकते हैं, एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, दुनिया को ठीक कर सकते हैं। और उसमें जो लिखा है कि क्या बात हुई, जो मैंने कहा कि कारोबारी ऑन गोइंग डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल वैल्यू चेन्स, यानी जो अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति चेन है, श्रृंखला है, जिसकी बार बार बात कही जा रही है, चीन से सब बाहर ले आना है, उस पर बातचीत हुई और एक पारदर्शी कारोबारी सिस्टम तंत्र तैयार करने की बात हुई, जिसमें WTO की भूमिका की भी चर्चा हुई। अमेरिकी रक्षा सचिव मार्क एस्पर वो अटलांटिक काउंसिल में बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं अगले सप्ताह भारत में हूं। हमारी ये दूसरी 2+2 यानी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों रहेंगे, वो बातचीत होगी। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी है हमारे लिए इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है और बहुत सक्षम देश है, बहुत सक्षम देश है, बहुत टैलेंटेड, बहुत प्रतिभावान लोग हैं और वो हर दिन चीन की आक्रामकता का रोज उन्हें सामना करना पड़ रहा है और उसको वो कर रहे हैं। उनके साथ हम सहयोग बढ़ाएंगे। आज पुलिस स्मृति दिवस है और इस पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर गए और गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उन्होंने कहा कि अब तक 35,398 पुलिसकर्मियों ने शहादत दी है। मैं सभी शहीदों के परिवारजनों को कहना चाहता हूं कि यह स्मारक, राष्ट्रीय पुलिस स्मारक जो इसी नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बना, सिर्फ ईंट पत्थर और सीमेंट से बना स्मारक नहीं है। हम सब की तरफ उन सभी जो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए जिन्होंने अपनी जान दी, उन सबको श्रद्धांजलि। आज गृह मंत्रालय ने कई अपॉइंटमेंट किए, कई प्रमोशन किए, कई आईपीएस अफसर को जो पैरामिलिट्री फोर्सेज के थे।
जो दलजीत चौधरी, अब उनको एडीजी बना दिया गया है, जो आईटीबीपी के आईजी थे। इसके अलावा जो पीएस फलनिकर, ये एनएसजी के आईजी थे, इनका भी ट्रांसफर किया गया है और ये अब एडीजी सीआईएसएफ होंगे। बीएसएफ के आईजी संजीव रंजन ओझा अब एडीजी सीआरपीएफ होंगे। तो मैं ये जानता हूं, क्योंकि कई बार मुझे ऐसे संदेश आते हैं कि जो यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ऐसे देश भर के जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र हैं, वो भी ये दृष्टिकोण का, ये जो आधे घंटे का बुलेटिन होता है, ये देखते हैं। तो इसलिए इस तरह की खबरें मैं विशेष तौर पर शामिल करता हूं। और आज एमएम नरवणे, जो आर्मी चीफ है, जनरल एमएम नरवणे, वो आज डिफेंस मैनेजमेंट एंड मिशन डिवीजन में थे सिकंदराबाद, तेलंगाना में, और उन्होंने कहा कि जो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है, ये भारतीय सेनाओं, सभी सेनाओं के बीच में सिनर्जी के लिए, एक जैसा काम करने के लिए ये सबसे जरूरी कदम था, जिससे तीनों सेवाओं, शांति के समय में, युद्ध के समय में भी सबसे बेहतर तालमेल किया जा सके और उन जवानों का कैपेबिलिटी डेवलपमेंट किया जा सके, यानी क्षमता विकास किया जा सके। कैबिनेट ने आज एक बड़ी खुशखबरी दी है। गैर राजपत्रित जो अधिकारी हैं, 30 लाख ऐसे, उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत बोनस दिया जाएगा। तो एक अच्छी खबर है ये, दीपावली के पहले, दशहरे के पहले बहुत अच्छी खबर है। जम्मू कश्मीर में जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 ये लागू कर दिया गया है। तो अब जो तीनों त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है वो वहां लागू हो सकेगी। चाइनीज वायरस घट रहा है, संक्रमित लोगों की संख्या 7.5 लाख के नीचे लगातार दूसरे दिन है। 50,000 के आसपास, 54,000 के आसपास नए संक्रमण के मामले, तो कुल मिला के बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन इस सब के बीच में ये जो देखने में आ रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये सवाल भी उठे कि जो बिहार में रैलियां हो रही हैं, जो देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा लोकसभा के, उन सब में इसे फॉलो नहीं किया जा रहा है। आज चुनाव आयोग ने बहुत कड़े शब्दों में सभी राजनीतिक दलों को एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि आप निर्देशों को कड़ाई से मानें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक वेबसाइट लॉन्च की है, जो क्योर्ड, CURED, इसका फुल फॉर्म है CSIR अशर्ड रिपर्पज्ड ड्रग्स, और इसमें जो भी क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, दवाओं का काम चल रहा है, अलग अलग प्रयोग चल रहे हैं, उस सब की जानकारी आपको इस एक जगह पर मिल जाएगी। और अब बात पंजाब की। पंजाब में कल आपको मैंने बताया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधानसभा से प्रस्ताव पारित किया, राजभवन गए, राज्यपाल को दिया, कहा कि जेब में इस्तीफा रखता हूं। शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी के विधायक सब साथ में थे। और देखिए, जब झूठ की बुनियाद पर राजनीति की जाती है तो राजनीतिक लाभ किसे मिलेगा, इसकी लड़ाई बढ़ जाती है। कैप्टन अमरिंदर के साथ कल सब थे, शिरोमणि अकाली दल भी थी और आम आदमी पार्टी भी थी, लेकिन आज बदल गए लोग और कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी दोहरापन दिखा रही है, रवैया उनका ठीक नहीं है, ये गंदी राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, उन्होंने जंतर मंतर पर उन्होंने भी प्रदर्शन किया था। उनकी भी पार्टी के लोग विधानसभा में कैप्टन अमरिंदर के साथ थे। तो फिर ये जो बात लिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पूरा आंदोलन कृषि कानूनों के खिलाफ जो हो रहा है वो सिर्फ भावनाएं भड़काने के लिए। क्या लिखा है अरविंद केजरीवाल ने? राजा साहिब, आपने केंद्र के कानूनों में संशोधन किया, क्या राज्य केंद्र के कानूनों को बदल सकता है? क्वेश्चन मार्क। नहीं, खुद ही जवाब दे रहे हैं। आपने नाटक किया, जनता को बेवकूफ बनाया। आपने कल कानून पास किए, क्या उसके बाद पंजाब के किसानों को एमएसपी मिलेगा? जवाब आया नहीं। और ये जब अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं, वो
केजरीवाल जी कह रहे हैं अमरिंदर सिंह को कि आप नाटक कर रहे हैं। तो समझिए कि कितना जबरदस्त नाटक ये चल रहा है। उसका नुकसान ये है कि कल भी मैंने आपको बताया था कि जो पंजाब में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो गतिविधियां हैं, जो किसानों की उपज बिकने की बात है, वो सब पे मुश्किल आ रही है। कुल मिलाकर कि कृषि कानूनों के विरोध में जो ये आंदोलन हो रहा है, इससे सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब के लोगों का हो रहा है, किसानों का हो रहा है, लेकिन इसको सुनने को तैयार नहीं है। आज भी अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि हमने राजभवन दे दिया, अब राज्यपाल से राष्ट्रपति के यहां जाएगा, नहीं जाएगा तो हम लड़ाई लड़ेंगे, हमें बर्खास्त कर दीजिए, राष्ट्रपति शासन कुछ शहादत के भाव में है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। पंजाब में दरअसल कांग्रेस के भीतर की लड़ाई बड़ी हो गई है, और वो कितनी बड़ी हो गई है वो मैंने आपको एक वीडियो के जरिए बताया था कि कैसे नवजोत सिंह सिद्धू एक मुसीबत थे, प्रताप सिंह बाजवा एक मुसीबत है, हरीश रावत जो नए प्रभारी बने हैं वो बयान दे रहे हैं, सब कुल मिला के खेमेबंदी हो गई है। अब सुनील जाखड़ किस तरह से बात कर रहे हैं। अब प्रताप सिंह बाजवा ने एक चिट्ठी लिख दी है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। क्यों चिट्ठी लिखी? क्योंकि शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह की हत्या जिस तरह से हुई और उनके परिवार वाले जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि उनकी सुरक्षा हटा ली गई। बताइए, 4 सिक्योरिटी गार्ड थे, एक एक करके सबको हटा लिया और अंत में बलविंदर सिंह जी की हत्या हो जाती है। यह शर्मनाक घटनाक्रम। अब उस पर बाजवा जी ने चिट्ठी लिखी और हरीश रावत ने कहा कि उनको पूरा अधिकार है, लेकिन राज्य में कानून व्यवस्था ये मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखते तो ज्यादा बेहतर तरीके से होती, क्योंकि मसला उसी का है। महाराष्ट्र में कई बड़ी घटनाएं हैं, और जिस तरह से घेरेबंदी करके अर्नब गोस्वामी को, रिपब्लिक चैनल को पीटने की कोशिश हो रही है, वो जितना ये कोशिश हो रही है उतना ही महाराष्ट्र सरकार और विरोधी एक्सपोज हो रहे हैं, सामने दिखने लगे हैं। अब आज अर्नब गोस्वामी ने एक स्टिंग रिपब्लिक पर चलाया और दिखाया कि कैसे जो महाराष्ट्र की सरकार है, उनके जो एनसीपी के मंत्री हैं, नेता हैं, वो कह रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी तो आत्महत्या कर लेगा, साजिश कर रहे हैं और इस तरह से। तो ये बड़ा खतरनाक है लोकतंत्र के लिए, इससे ज्यादा खतरनाक संकेत नहीं हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि हर किसी को इस पर आवाज उठानी ही चाहिए, इसकी बात करनी ही चाहिए। और मैं बार बार कहता हूं, फिर से दोहरा रहा हूं कि हो सकता है कि अर्नब गोस्वामी के एंकरिंग का तरीका, उनके रिपोर्टर्स का तरीका, उसको किसी को अच्छा लगे, किसी को नहीं अच्छा लगे। वो उस तरह से हर किसी का अपना एक रिपोर्टिंग की शैली नहीं हो सकती, होनी भी नहीं चाहिए, सबकी शैली अलग होनी चाहिए। लेकिन अगर इस तरह से एक चैनल, एक संपादक और उसके चैनल के पत्रकारों के खिलाफ कोई सरकार लगी है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और दुर्भाग्य से इस घटना पर जो राजनीतिक दल हैं वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। चैनलों में तो आपस में मारामारी फर्जी टीआरपी के चक्कर में हो ही रही है। एक और बड़ी खबर आई है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में भाजपा के बड़े नेता एकनाथ खडसे अब भाजपा के नेता नहीं है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द प्राइमरी मेंबरशिप ऑफ बीजेपी ड्यू टू पर्सनल रीजंस। हालांकि वो उन्होंने कहा कि पर्सनल रीजन है, और जो चंद्रकांत दादा पाटिल जो महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसको स्वीकार करते हुए कहा कि आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नई पार्टी में जाने के लिए। लेकिन जो आगे निकल कर आया, एकनाथ खडसे ने बयान दिया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस को निर्देश दिया था कि एफआईआर किया जाए, झूठे आरोप लगे थे मेरे ऊपर एक महिला के उत्पीड़न का, और उस वक्त उन्होंने कहा था कि उस केस को हम वापस ले लेंगे, और उसके अलावा मेरे खिलाफ बिना किसी सही आरोप के भ्रष्टाचार के मामलों की जांच शुरू कर दी गई। मैंने भाजपा में बहुत कुछ झेला है। चुनाव के समय से ही यह चर्चा चल रही थी, 2 लोगों की, पंकजा मुंडे और एकनाथ खडसे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा नहीं है कि उसके मजबूत ताकतवर नेता दूसरे दलों में जाएं। अब वो शुक्रवार को एनसीपी में शामिल हो रहे हैं। निश्चित तौर पर एनसीपी के लिए ये लगातार बड़ी सफलता है। जयंत पाटिल जो एनसीपी के नेता हैं और महाराष्ट्र के मंत्री हैं सरकार में, उन्होंने कहा कि एकनाथ खडसे ने भाजपा को महाराष्ट्र में इतने वर्षों में तैयार किया, बढ़ाया, और मुझे पता चला कि
एकनाथ खड़से इस्तीफा दे रहे हैं। अब हमने उनको तय किया और अब वो एनसीपी में आएंगे। शुक्रवार को 2 बजे एनसीपी का हिस्सा हो जाएंगे। मुंबई में एक अच्छी खबर कि अब सभी महिलाएं लोकल ट्रेन में सफर कर सकेंगी, यात्रा कर सकेंगी। और अब बात बिहार की। बिहार में आज घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, बदलाव पत्र, इस सब को चिराग ने जारी किया। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कांग्रेस ने जारी किया। हालांकि कांग्रेस बदलाव पत्र कह रही है, सब में सिर्फ और सिर्फ वेवर, कर्ज माफी, बिजली बिल माफी, इसी तरह का वो बदलाव पत्र है। कल भाजपा भी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। पटना में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रविशंकर प्रसाद जो कानून मंत्री हैं, ये दोनों लोग जारी करेंगे। आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2 करोड़ 40 लाख रुपए पकड़ा है। ये अलग अलग जगह से, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर और एक सिल्क ट्रेडर के घर से, भागलपुर से। तो चुनाव का समय है तो कैश की जरूरत होती है पार्टियों को। परसा विधानसभा में आज बड़ी विचित्र स्थिति देखने को मिली। परसा विधानसभा क्या है पहले मैं बता दूं। परसा, चंद्रिका राय यहां से विधायक हैं, राजद के टिकट पर विधायक चुने गए थे। और जो कहें कि छोटेलाल राय, उसके पहले वो उनसे लड़ते थे, वो उनको 2 बार हरा चुके हैं। तो अब फिर से चंद्रिका राय और छोटेलाल राय हैं, बस पार्टियां बदल गई हैं। अब चंद्रिका राय आ गए हैं जनता दल यूनाइटेड में और छोटेलाल राय चले गए हैं राष्ट्रीय जनता दल में। आज मुख्यमंत्री वहां रैली कर रहे थे चंद्रिका राय के समर्थन में। लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद के नारे लगे। वो गुस्सा गए। उन्होंने मंच से कहा कि जो भी करना है वोट देना हो दो, नहीं तो मत दो, लेकिन हंगामा मत करो यहां। हम सब जानते हैं क्या कुछ है। बड़े तीखे अंदाज में वो बोले। और ये जो विधानसभा है ये यादव बहुल, यादवों की मजबूत सीट है। राष्ट्रीय जनता दल की प्रतिष्ठा इसलिए फंसी हुई कि चंद्रिका राय जो है ये तेज प्रताप यादव के ससुर हैं, यानी लालू जी के समधी हैं। तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या के पिताजी हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या होगा यहां। और आज जिस तरह का दिखा उसमें यह भी समझ में आया कि जो लालू जी की डेडिकेटेड, समर्पित जो भीड़ है वो कुछ भी करने को कहीं तैयार रहती है। 29% यहाँ यादव हैं, कुर्मी 13% हैं, राजपूत 10% हैं, बनिया 11% हैं और अनुसूचित जातियां 10%। इसके अलावा मुस्लिम वोटर 8%। लालू जी के वोट बैंक के लिहाज से देखें तो राष्ट्रीय जनता दल की मजबूत सीट इसे कह सकते हैं। आज केंद्रीय मंत्री आरके सिंह के काफिले को भी, जो बड़हरा क्षेत्र है भोजपुर का, वहां काले झंडे दिखाए गए। आज जगत प्रकाश नड्डा वहां रैलियां कर रहे हैं बिहार में। उन्होंने कहा कि लालटेन युग से एलईडी युग में आ गए हम। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही जो मुझे भी लगता है, हालांकि जिस तरह का माहौल बना हुआ है उसमें राष्ट्रीय जनता दल को कहीं लाभ न मिल जाए। क्योंकि कई बार होता है ना कि जब भ्रम की स्थिति कहीं होती है और लोक जनशक्ति भाजपा के जो गठजोड़ का अंदर खाने वाला है उसमें भ्रम भाजपा कार्यकर्ताओं को अगर हुआ, अगर वो कंफ्यूजन नहीं रहा, स्पष्ट रहा सब कुछ, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तब तो बड़े मजे से स्थितियां वही होंगी जो दिख रही हैं। नहीं तो उसका लाभ मिल सकता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का पोस्टरों पर चित्र हटा दिया तेजस्वी यादव ने। इतना डर है। और वही जेपी नड्डा जी ने कहा कि बताइए बेटा बाप की तस्वीर हटा दे रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी की राजनीति का प्रभाव है। 2014 के पहले कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं देता था, अब लोग रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं। चिराग पासवान असंभव नीतीश अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार जीत गए तो बिहार हार जाएगा। ये थक चुके हैं, इनके पास कोई नीति नहीं है, कुछ योजना नहीं है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ इमरती देवी जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के बाद माफी मांगने को तैयार नहीं होते हैं। वायनाड से राहुल गांधी कहते हैं कि ये अच्छा नहीं किया, गलत बोला, मैं इसे ठीक नहीं मानता हूं। लेकिन उसके बावजूद कमलनाथ ने कहा कि राहुल गांधी का विचार होगा। कमलनाथ राहुल गांधी को कुछ समझते नहीं है। मानक अग्रवाल जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि ये अच्छा नहीं, हमारे सबसे बड़े नेता तो राहुल गांधी हैं, अभी भी वक्त है, कमलनाथ जी को माफी मांग लेनी चाहिए।
मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव हो रहे हैं तो वहां भी बयानबाजी चल रही है। आज एक और बयान दिया, उषा ठाकुर हैं, इंदौर में मध्य प्रदेश की मंत्री हैं सरकार की, भाजपा सरकार की। उन्होंने कहा कि सभी आतंकवादी मदरसों में प्रशिक्षित होते हैं, टेरर फैक्ट्री बन गया है और इसलिए जरूरी है कि वहां राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता भरने के लिए इस सभी को एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम में ले लिया जाए, जिससे कि पूरे समाज का भला हो सके। अब निश्चित तौर पर उनका जो पहला हिस्सा है कि सभी आतंकवादी मदरसे से निकलते हैं, ये तथ्य ठीक नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि मदरसों से पढ़ाई बेहतर हो रही है, ये बार बार इस पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं और बहुत गंभीरता से खड़े हो रहे हैं। वहां से निकलकर लोग ज्यादा कट्टर हो रहे हैं, रेडिकल इस्लामिक जो फोर्सेज हैं उनके बहकावे में आते हैं, उनके साथ जाते हैं। आतंकवाद की कई घटनाएं मदरसों से भी जुड़ी हुई सामने आती हैं, तो ये अच्छा नहीं है। और इसकी दो चीजें हैं, मुझे लगता है कि अगर मदरसे कोई निजी तौर पर चलाना चाहे तो बिल्कुल चलाए, लेकिन सरकारों को मदरसे नहीं चलाने चाहिए। उससे अच्छा होगा कि एक जैसा तंत्र वो सरकारी विद्यालय का तंत्र होना चाहिए। अब चूंकि राहुल गांधी की चर्चा हमने की, वायनाड की, तो राहुल गांधी आज केरल में वो मिले उन लोगों से जो पकड़े गए पत्रकार के तौर पर, क्या नाम है उनका, सिद्दीकी कप्पन, केरला के वो पत्रकार हैं। उनसे उनके परिवार के लोग मिले। वायनाड के सांसद हैं चूंकि राहुल गांधी, वो कालापेट्टा उसके रेस्ट हाउस में रुके हुए थे, वहां जाके वो लोग मिले और कहा कि बचाइए मेरे पति को। वो उनके परिवार की उनकी पत्नी मिली और जो है वो लोग मिलकर उन्होंने कहा कि सारा भरोसा दिया कि हम ठीक से मदद करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि ऐसे मामलों में राजनीतिक पार्टियों को बचना चाहिए। हाथरस आप गए, हाथरस पर आपको राजनीति करनी थी, लेकिन ये जो लोग पकड़े गए हैं मथुरा टोल के पास, इनके ऊपर बहुत गंभीर चार्जेज हैं और अभी इसकी जांच चल रही है। अब तो सीबीआई जांच हो रही है, तो आपको इसका इंतजार करना चाहिए था और कहना चाहिए था कि जो सरकारी एजेंसीज का फैसला आएगा हम उसके हिसाब से काम करेंगे। कोई भी अगर किसी भी तरह की भड़काऊ, आतंकवादी, अलगाववादी गतिविधि में शामिल होता है तो नेताओं को उनको समर्थन देने से बचना चाहिए। आज लखनऊ में जो विकास दुबे गैंगस्टर मारा गया था, उसकी पत्नी, वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूछताछ की, वो वहां आज दिन भर थी। इसके अलावा केरल में सोने की तस्करी के मामले में एनआईए कोर्ट ने 3 दिन की कस्टडी में भेजा है हिरासत में। किसको? सरित पीएस, रमीज केटी और जलाल एएम को। सोने की तस्करी का मसला बहुत भारी पड़ रहा है केरल सरकार के लिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश में एक बड़ी अच्छी खबर जो उत्तर प्रदेश होम डिपार्टमेंट की तरफ से, गृह विभाग की तरफ से जारी की गई कि 23 आरोपियों को, खास करके ये जो महिलाओं, बच्चों से जुड़े मामले हैं, पिछले 24 घंटे में इनको उम्र कैद की सजा दिलाई गई है। तो अच्छा हो कि अगर सभी ऐसे मामले, जो इस तरह के मामले आते हैं जिसमें कोई भी महिलाओं, बच्चों के साथ किसी तरह के दुर्व्यवहार का मसला है, तो उसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जानी चाहिए। उत्तराखंड, भारतीय जनता पार्टी के विधायक महेश नेगी के ऊपर यौन शोषण का उत्पीड़न का आरोप है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज प्रोग्रेस रिपोर्ट, यानी क्या हुआ, सरकार से पूछा है, क्योंकि एक अदालत में याचिका है कि इसकी जांच सीबीआई करे। उत्तराखंड में आज इंटरनेशनल स्विंग ब्रिज धारचूला में वो खोला गया 3 दिनों के लिए, आज से अगले 2 दिन और। क्यों खोला गया? जिससे कि जो नेपाल के लोग हैं, भारतीय सेनाओं में काम कर चुके हैं, भारतीय सेना में और दूसरे भारतीय संगठनों में, वो अपनी पेंशन लेने आ सकें। नेपाल का रुख थोड़ा बदला है क्योंकि चीन तो नेपाली गांवों पर भी अवैध कब्जा करना शुरू कर चुका है। बेहतर हो कि नेपाल को यह बात समझ में आए कि उसका भला भारत के साथ ही रहने में है। भारत आक्रमण अतिक्रमण की नीति में भरोसा नहीं रखता है। हिमाचल प्रदेश से अच्छी खबर है, कालका शिमला जो ट्रेन है, एक्सप्रेस जो है, वो शुरू हो गई है, तो आप जाइए, उसके मजे लीजिए। 7 महीने बाद शुरू हुई है। पश्चिम बंगाल चुनाव अगले वर्ष है, लेकिन नेताओं की तैयारियां पूरी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो संबोधित करेंगे 294 विधानसभा जो राज्य की हैं, उसमें
कोशिश होगी कि सभी बूथ तक मोदी जी की बात पहुंचे। दुर्गा पूजा के बहाने 78,000 बूथों तक कैलाश विजयवर्गीय और भाजपा के दूसरे नेताओं ने उन तैयारियों की समीक्षा की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा जिसके नेता विमल गुरुंग, उनके ऊपर आरोप है दार्जिलिंग चौक बाजार एरिया में 2017 में और कलिम्पोंग पुलिस स्टेशन पर हमले का भगोड़ा है विमल गुरुंग, और उस विमल गुरुंग को देखा गया सॉल्ट लेक कलकत्ता में। आज कोलकाता में वो दिखाई पड़े यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आज सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने फाउंडेशन स्टोन यानी शिलान्यास किया मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम। आजकल सब कुछ वर्चुअली हो रहा है तो यही उन्होंने कल किया था, और ये करीब 700 करोड़ का पार्क है। ये हवा, सड़क और रेल, इसके अलावा वाटरवे, इन सब रास्तों से कनेक्टिविटी देगा, यानी संपर्क जोड़ेगा। बहुत अच्छी है इस तरह की जब मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की बात होती है तो कारोबार के लिहाज से ये बहुत बेहतर होते हैं। आज होम सेक्रेटरी यानी गृह सचिव असम और मिजोरम दोनों राज्यों के बैठे और जो भी असम और मिजोरम के बीच जो सीमा विवाद है उसको सुलझाने की कोशिश की। लैलापुर के स्कूल में वो मीटिंग हुई असम में। और अब जम्मू कश्मीर से खबर। जम्मू कश्मीर से जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में है उसने 43 करोड़ के घोटाले, फंड की गड़बड़ी के मामले में फारूक अब्दुल्ला जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनसे पूछताछ की। जो राजबाग इलाके में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का ऑफिस है वहां ये पूछताछ हुई। जब जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे तब 43 करोड़ के फंड की गड़बड़ी का आरोप उन पर है। लेकिन एक बहुत अच्छी खबर है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवाद मुखर हो रहा है, भारतीय राष्ट्रवाद। कल परसों वहां एक सेमिनार है, सिंपोजियम है, बातचीत करेंगे लोग, चर्चा करेंगे। और 22-23 अक्टूबर को ये जो हो रहा है ये दरअसल वहां नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट कंजर्वेशन एंड म्यूजियोलॉजी किसके साथ, यूटी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 22-23 अक्टूबर को होगा। बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हैं और जो कश्मीर पर पाकिस्तान ने हमला किया था, कश्मीरियों पर हमला किया था, उस पर यह चर्चा होगी। बहुत अच्छा है और ये सब जगह लगा हुआ है, इस पर एक अलग से मैं बातचीत करूंगा, लेकिन ये बहुत अच्छे संकेत हैं। लेह में वहां की जो लेह ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है उसका चुनाव होने जा रहा है। जो वहां के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं लेह के, उन्होंने बताया कि सारी तैयारी हो गई है, हम ईवीएम से करने जा रहे हैं, पहली बार ईवीएम से चुनाव होगा। और जम्मू कश्मीर, लेह, लद्दाख की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान भी वो इधर ही मिल जाए उसका भला है, वहां बहुत बुरा हाल है। और अभी ये सब जो मैंने कल आपको बताया था, कराची में जो कुछ हो रहा है पिछले 3 दिनों से हो रहा है, 18-19 तारीख की रात से हो रहा है, कल भी खूब हुआ जम के। अभी 3 लोग मारे गए, 15 लोग घायल हैं। एक 4 मंजिला बिल्डिंग है जो कराची यूनिवर्सिटी के मस्कान गेट के पास गुलशने इकबाल इलाके में, तो वहां ये हुआ, धमाका हुआ। नवाज शरीफ ने लंदन से कहा है कि ये जो कुछ हो रहा है ये बहुत खतरनाक है। जिस तरह से सिंध के जो पुलिस प्रमुख हैं, जो वहां के आईजी हैं, उनको जिस तरह से पकड़ा गया, उनको अपहरण कर लिया गया, जिस तरह से एफआईआर लिखवाई गई, जिस तरह से सफदर जो मरियम नवाज शरीफ के पति हैं, उनके दामाद हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान टूटने की कगार पर है। बेहतर होगा कि वहां लोकतंत्र मजबूत हो, बेहतर होगा कि वहां के लोग ये बात समझ पाएं, क्योंकि अगर एक जिसको कहते हैं ना कि बहुत खराब तरीके से वो टूटा तो उसका नुकसान पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को होगा। भारतीय सेनाओं को तैयारी करनी चाहिए कि उन क्षेत्रों में जो भारतीय सीमा से लगे हुए हैं वहां कैसे वो बेहतर तरीके से जो जनता चाह रही है उसको ठीक से आगे बढ़ा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का
इस दृष्टिकोण की चर्चा में शामिल होने के लिए, मेरे सामाजिक परिवार का हिस्सा होने के लिए सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए। बाकी का काम मैं करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।